हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आप ही के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिशन फॉर एक्सीलेंस, जिसको आपने इतने प्यार से स्टार्ट करवाया था और हमारे साथ में आप हमेशा साथ देते हैं चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए। बट सबसे बड़ा जो हौसला आप देते हो ना, उससे बड़ी चीजें कोई नहीं होती, क्योंकि मैं आपको भी पता है कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ और मेरे घर वालों को इस चीजों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो जो भी मेरा सपोर्ट है, मेरा साथ है, वो सब आप लोग हो, मेरी फैमिली आप लोग हो। इसलिए मैं आपको सच में फैमिली बोल करके आपसे ही हमेशा यही कहती रहती हूँ कि साथ चलेंगे दूर तक जाएंगे, बीच में साथ छोड़ोगे तो हो सकता है कहीं हम डगमगा जाए तो कहीं आप डगमगा जाए। तो उस डगमगाहट के लिए हमें एक दूसरे का साथ की जरूरत है और जो हमें लगता है कि हम हमेशा एक दूसरे का देते रहेंगे। तो आज की जो हमारी मूवी है, जो कि हमने रखी है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी वैसे तो हमने क्लियरली आपको थोड़ा सा पढ़ा भी दिया था, बट कहते हैं ना कि जब तक चीजें सही से एक तरफ से नहीं मिलती है, इसीलिए मैं पहले लाइव क्लासेस लाती हूँ फिर ऑफलाइन लाती हूँ। जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर आप तक पहुंचे, उस तरीके से चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए फिर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये जो है यानी नीति निर्देशक यानी राज्य को कौन डायरेक्ट करेगा, राज्य का डायरेक्टर कौन होगा, तो वो आपके होंगे डीपीएसपी। ये नहीं कि आपने वोटिंग के थ्रू आपने किसी कोई भी गवर्नमेंट बना दी तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी मर्जी आए वो करते रहे। जी नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा तरीके से सोच समझकर बनाया गया है। तो ये आपको कौन से पार्ट में मिलेगा? ये इसका रिलीजिंग पार्ट है, पार्ट नंबर 4। और इस समय कौन से आर्टिकल तक रहेगा? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको भी पता है कि 12 किया गया है, इधर उधर के संविधान से थोड़ा सा उधार लेकर के बना है। जैसे कि हम मूवीज की कॉपी करते हैं, सेम इसमें संविधान यानी डीपीएसपी की जो कॉपी की गई है वो की गई है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड के संविधान से जो है वो डीपीएसपी लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को उधार लिया है। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने आपको पढ़ाए थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी पर्सन को बाय बर्थ मिल जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं बाय बर्थ, और अगर आपको इनका मिलने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके वो जस्टिसिएबल हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी आप इनको अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। मतलब आपने वोटिंग तो दे दी, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, हाँ, तो आपको 5 साल के बाद ही मौका मिलेगा। आप कहीं पर भी जाकर ये मुकदमा या ये कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकते कि स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो आपने इलेक्ट की है वो इस तरीके से आपके लिए कार्य नहीं कर रही है। क्लियर हो गया? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको जो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने नाम दिया था, BR अंबेडकर जी ने, और इसको कहा था कि ये जो है वो नॉवेल हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक नॉवेल फीचर है। आप मूवी देखते हैं फीचर फिल्म, और ये एक नॉवेल फीचर है जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी। क्लियर हुआ? इसके बाद में सबसे जरूरी बात आती है जो मैंने आपको, देखो एकदम कंपेयर करके चलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपका जो है सबसे पहले कब दिखा था? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची का अधिवेशन हुआ था। जो फंडामेंटल जो आपके डीपीएसपी हैं, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें सबसे पहले दिखे थे, और उसमें इसका नाम दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस,
यानी जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, यानी गवर्नमेंट को जो भी, स्टेट को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसका एक यंत्र है। यानी गवर्नमेंट को हम किस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसके लिए आपको एक हथियार की जरूरत पड़ती है। और हमारी इस मूवी में जो हथियार हैं वो आपके डीपीएसपी हैं, जिनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए 1935 ये क्लियर होता है तो हमने आपसे कहा है कि आपको जो पढ़ने हैं वो 36 से लेकर के 51 तक पढ़ने हैं, और ये हमारी एक मूवी चलेगी। आइए देखते हैं इस मूवी में क्या क्या है। तो सबसे पहले जब आप मूवी देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिया जाता है, इंट्रोडक्शन। यानी जो आर्टिकल 36 है आपका, वो किसका इंट्रोडक्शन कराता है, स्टेट का। यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की जो परिभाषा है वो आपको आर्टिकल 36 में मिलती है। आर्टिकल 36 आपकी किस बारे में बात करता है, डेफिनेशन की, कि आपका स्टेट क्या होगा। और ये डेफिनेशन सेम है जो मैंने आपको बताई थी आर्टिकल 12 में, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही थी। क्लियर? उसके बाद में दूसरी आती है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 आपको ये चीज बताती है कि आपको जो भी मूवी में इसमें दिखाई जाएंगी चीजें, जो भी सिखाई जाएंगी, उनका एप्लीकेशन कैसे होगा वो आपका बताता है आर्टिकल 37। यानी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं इन दिस पार्ट, इस पार्ट में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनका अनुप्रयोग कैसे होगा, उनको फॉलो कैसे किया जाएगा, वो हमें बताता है आर्टिकल 37। क्लियर हो गया? चलिए 2 आर्टिकल कंप्लीट होते हैं, आर्टिकल 38 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 जो हमारा हीरो है यानी स्टेट है, तो स्टेट सबसे पहले हीरो जो है वो लोगों के लिए कार्य करेगा, और लोगों के लिए क्या करेगा कि उनके वेलफेयर के लिए कार्य करेगा। यानी स्टेट टू सिक्योर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी लोक कल्याणकारी योजनाएं। तो आपका जो स्टेट में जितनी भी आपके लिए योजनाएं आती हैं वो आपके आर्टिकल 38 के तहत आती है। यानी राज्य जो है लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा। ठीक है? आर्टिकल 39, भाई हीरो अगर हमारा काम करेगा, तो हीरो अगर लोक कल्याणकारी कुछ कार्य करेगा तो उसको जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जो रूल्स हैं, जो भी उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, वो आपका आते हैं अनुच्छेद 39 में। यानी सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल टू फॉलो, कुछ राज्य के लिए अनुसरणीय कुछ तथ्य, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो राज्य को फॉलो ही करना पड़ेगा। और वो कौन सा आर्टिकल आपका बताता है, 39 बताता है कि भाई हीरो हो, लेकिन हीरोगिरी एक लिमिट में। और वो लिमिट क्या है, वो आर्टिकल 39 आपको बता ही देगा। आर्टिकल 39 जब लिमिट डिसाइड करता है, साथ में इसमें जो आ जाता है वो 39A भी आ जाता है। 39A कहता है हीरो आप काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप काम जब भी कीजिएगा ना, तो ऐसे मत कीजिएगा कि अपनी कास्ट के लिए ही काम करते रहिएगा और बाकी सभी कास्ट को छोड़ दीजिएगा। यानी इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड प्रोवाइड करना, इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड। हमारे हीरो यानी स्टेट का ये कर्म है, ये परम धर्म है, या संविधान के द्वारा उनको बताया गया है कि प्लीज आप ना सभी को एक समान न्याय और कानूनी सहायता दिलाएं। ये जब दिलाई जाती है, यानी आपका जो लोग हैं वो एक तरीके से ये समझिए जैसे कि आपको मूवी में दिखाया जाता है कि बंगले में जाते हैं और मालिक के सामने न्याय की गुहार करते हैं। तो गुहार करते समय उनको कहा जाता है ठीक है आपको इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, लेकिन इक्वल जस्टिस के लिए आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो आर्टिकल 40 है उसमें आपके लिए कि आप गांव के रहने वाले हो, इसलिए आपके लिए गांव में ही ग्राम पंचायत दी जाएगी जो कि आपका डिसीजन लेगी। यानी अनुच्छेद 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायतें बना दी गई हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन इससे कुछ काम नहीं चल रहा है। अभी उनकी जो बेसिक नीड है वो क्या है कि हमें कहीं पे काम मिले, कहीं पे एजुकेशन मिले और कुछ हमारी जो है वो फाइनेंशियल मदद हो जाए। तो इसके लिए आर्टिकल 41A जो है, आर्टिकल 41 आता है आपका, जो कि अनुच्छेद 41 आपको जो है कुछ चीजों में है राइट टू एजुकेशन देता है, राइट टू वर्क देता है और कुछ असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है। यानी आपको शिक्षा और राइट टू आपको काम करने का अधिकार और कुछ सहायता प्रोवाइड करता है। यानी राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड असिस्टेंस कुछ दशाओं में, इन सर्टेन केसेस, सभी को नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से कभी गरीबों के लिए कुछ आ जाता है तो कभी कास्ट के लिए जा देता है, उस तरीके से ये लोग बात करते हैं। ठीक है, 41 पढ़ लिया। अब मजदूर को काम मिल गया, मजदूर को शिक्षा मिल गई, लेकिन अभी उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए अब क्या किया कि इनके यहाँ की जो लेडी थी, भले ही वो प्रेग्नेंट है फिर भी वो काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए हमारे हीरो के द्वारा। तो हमारे हीरो ने सोचा कि जो भी लेडीज हैं, यानी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए हम कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, कुछ उनकी मदद करेंगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 42 आ जाता है, जो कि आपका करता है प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी असिस्टेंस। आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छी सी व्यवस्था करना या कुछ उनको हेल्प करने की बात किस अनुच्छेद में की जाती है, तो वो आपका है अनुच्छेद 42। क्लियर। अनुच्छेद 42 जब महिलाओं के लिए कर दिया गया है तो भाई मजदूरों ने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। आप कुछ भी जो भी मर्जी आती है जिसकी, वो उतनी हमको भत्ता दे देता है, कोई भी तरीका हमारा सही नहीं है। तो हमारी मूवी में हीरो कहता है नहीं, हम सबके लिए वेजेस की बात करेंगे। तो लिविंग वेजेस यानी जो जीवन भत्ता होता है फॉर लेबरर्स, जितने भी मजदूर हमारे हैं उनके उन भाइयों के लिए हमारे हीरो के द्वारा अनुच्छेद 43 के द्वारा जो है वो मजदूरी की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 43 में कहा गया कि ठीक है मजदूरी की तो बात कर दी है आपने, लेकिन केवल मजदूरी से बात नहीं चलेगी। हमारे जो भी अधिकार होंगे, हमारा जो भी रूल्स होंगे, उसमें भी हमें बनाने में जो है वो हमारी भूमिका होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा बाद में आया, इसलिए इसको इसी में जोड़ दिया गया है। 43A 43 का ए कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स, जो मजदूर हैं उनका पार्टिसिपेशन होगा किसमें, इन मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी उनके डिसीजन होंगे वर्कर से रिलेटेड, उसके लिए हमको भी प्रतिभाग करना है। भाई हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जिसकी मजबूरी होती है असली बात वही जानता है। जैसे मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है वो मैं ही जानती हूँ, बट आप में से कुछ ऐसे होते हैं अच्छे दिल के इंसान जो उन मजबूरियों को समझते हैं। कुछ लोग ताने मार के चले जाते हैं कि आपको बच्चों के टाइम की फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं, अगर मुझे ऐसी फिक्र ना होती तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही होती, क्यों मैं इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रही होती, क्योंकि आपसे मुझे इतना प्यार है और मैं जेन्युइन चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन इसलिए कर रही हूँ। ठीक है, नहीं तो यहीं पे हार मान लेती, बट हम वो नहीं है जो हार मान जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 43A भी हो गया। आर्टिकल 44 4 और 4 यानी 4 बराबर हो गए, 4 बराबर हो गए, यानी ये बात करता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 जैसे ही आ जाए, यानी 4 और 4 बराबर आ गए, यानी सब में एक जैसे एक रूपता आ गई है। तो सिविल कोड में एक रूपता जो है आना, वो किस में आता है, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 जब बात हो जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो अब बताइए पर्सन्स के लिए हो गया, मजदूरों के लिए हो गया, महिलाओं के लिए हो गया,
तो भाई हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बच्चों के लिए जो भी बात हो रही है, मैंने आपसे कहा था जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे 21A राइट टू एजुकेशन आया था, तब मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी में भी ये बात की जा चुकी है राइट टू एजुकेशन की बच्चों के लिए, लेकिन वहां पर उनको वो जस्टिसएबल नहीं है, इसलिए उसको फंडामेंटल राइट्स में भी लाया गया। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल जो 45 है वो आपकी बात करता है चाइल्डहुड केयर की। आपने देखा होगा कि पहले बहुत सी जगह पे दरिया जो है वो बच्चों को दी जाती थी आंगनवाड़ी केंद्र में, तो वो किस आर्टिकल के तहत दी जाती थी? आर्टिकल 45 के तहत, कि बच्चों को दरिया यानी उनका जो है वो चाइल्डहुड की जो है वो केयर की जाए, और प्लस साथ में उनको क्या दिया जाएगा? चाइल्डहुड केयर प्लस जो भी बच्चे जो भी कि जो 6 साल से छोटे की एज है, यानी जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन होती थी, जो कि आपने आंगनवाड़ी वगैरह में देखा होगा, वो उस एजुकेशन की भी व्यवस्था कौन कराएगा? स्टेट कराएगा। हमारे हीरो की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। 45 आपका बच्चों के लिए बात कर लेता है। तो 45 जब बच्चों के लिए बात की जाती है, सभी ग्रुप्स की बात हो जाती है, तो हमारा जो माइनॉरिटी कोटा है, जो कि SC STs हैं एंड अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनके लिए अगर स्पेशल प्रोविजन ना किया जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर तो वही गाना याद आएगा, हंगामा हो गया। ठीक है, तो ये जो है यानी प्रोविजन ऑफ, इनके लिए कौन सा प्रोविजन किया जाएगा? भाई एजुकेशन की भी व्यवस्था की जाएगी कि इनको शिक्षा दी जाए है, और उसकी शिक्षा में भी छूट मिलती है इनको। आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो उसके फीस में भी इनको छूट मिलती है, तो वो सब किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल नंबर 46 के तहत। तो प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर किसके लिए? SCs, STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। SC ST और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए है शिक्षा और इकोनॉमिक की व्यवस्था जो है वो करता है आपका आर्टिकल 46। तो हमारे हीरो ने जब ये बात कर ली कि भाई बच्चों का तो हो गया, लेकिन पढ़ाई तो वो तब करेंगे ना, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप इकोनॉमिक पैसे की बात कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई तो तभी होगी जब आप उनका हेल्थ ठीक होगा। हेल्थ कब ठीक होगा? जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो हमारे हीरो का यानी स्टेट की ये ड्यूटी बन गई है कि उसके जो सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो ये बात करता है आपका आर्टिकल 47, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, और लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, इसकी बात करता है हमारा आर्टिकल 47। 48, अच्छा हेल्थ सही हो गई, न्यूट्रिशन तो मिलेगा, लेकिन सबसे जो जरूरी न्यूट्रिशन होता है जो कि होता है मिल्क, यानी और जो भी हमें खाने का मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, वो कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। तो जो एग्रीकल्चर और यानी कि दूसरा जो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो भी हमारा हीरो करेगा। तो 48 जो है क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि एंड एनिमल हस्बेंड्री। भाई न्यूट्रिशन तो तभी आएगा जब हमारी खेती अच्छे से होगी और हमारे जानवर जो है वो अच्छे से दूध देंगे, तभी तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन कराने की भी हमारे हीरो ने जिम्मेदारी ले ली। तो हमारा हीरो सुपर हीरो। 48 जब है कि 48 आपने पढ़ लिया कि आपको हमारा जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप एग्रीकल्चर यानी कृषि करेंगे और साथ में एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों का पालन करेंगे तब। ठीक है, लेकिन अब ये जब हो गया, अब भाई गाय ने किया गोबर या भैंस ने किया गोबर, अब उसकी अगर आप प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करेंगे तो आपका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेंट हो जाएगा। और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फिर हमारा हीरो जिम्मेदारी लेता है नेक्स्ट में कि भाई एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन है वो भी हम ही ले लेते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, आपने देखा कितनी हालत खस्ता है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 15 में से जो है 14 सिटीज इंडिया की थी। इतनी बुरी हालत है इंडिया की। तो उसके लिए एक प्लान भी बनाया गया है नेशनल एयर जो है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा दूंगी करंट अफेयर्स में। तो 48A जो है प्रोटेक्शन ऑफ करता है एनवायरमेंट एंड
इतने लोग पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ों की सेफ गार्डिंग यानी सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्टेज, जंगलों का भाई रख रखाव और बचाव जो है वो आपका आर्टिकल 48A के तहत हमारा हीरो स्टेट करेगा। 49 आप पढ़ते हो 49 पढ़ते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं 49। जैसे ही 40 यानी फोर्ट की बात आ गई, फोर्ट की बात आ गई यानी किले की बात आ गई, किले की बात आ गई यानी आप कहाँ पहुंच जाएंगे, मॉन्यूमेंट में यानी स्मारक में। तो स्मारक का प्रिजर्वेंस है जो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों का संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण हमारे हीरो ने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ही ले लेते हैं। 49 हो गया है, 49 स्मारकों का संरक्षण हो गया है, तो 50 आ गया यानी 50-50। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है। आपने अभी सुन रहे होंगे कि कितना डिस्प्यूट चल रहा था जब आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, जजेस की नियुक्ति करनी थी, अपॉइंटमेंट करनी थी, तो उसमें जो है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो भी है, एग्जीक्यूटिव ज्यादा जो है वो उसमें दखल अंदाजी कर रही थी, जो कि जुडिशरी को पसंद नहीं आ रही थी। तो ये दोनों भी अलग अलग किए गए हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर यानी 50-50 बंटवारा कर देना, यानी सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में, बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 50-50 के अंतर्गत की शक्तियों का बंटवारा। क्योंकि हिंदी वालों की शिकायत आती है कि मैम हिंदी में पूरा नहीं लिखती हैं, एक एक आर्टिकल इतने अच्छे से याद हुआ है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। आर्टिकल 50 हो गया। अब भाई बारी आ गई 51 की। 51 आप अगर दक्षिणा में कभी अगर 50 खाली खाली दे दोगे भाई झगड़ा हो जाएगा, यानी हमेशा कहते हैं 1 रुपया लगा के दिया करो, यानी आपको 51 की दक्षिणा देनी है। किस लिए, पीस के लिए। तो ये 51 कहता है कि हमारे हीरो की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी की भी व्यवस्था करे, इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना आर्टिकल 51 का काम है। अब मुझे आप में से कोई भी एक ऐसा बंदा दे जिसको अभी तक याद ना हुए हों। आर्टिकल 36 आपका बात करता है कि स्टेट क्या है। 37 की इसमें जो भी रूल्स दिए गए प्रिंसिपल उनको लागू कैसे किया जाएगा। 38 प्रोविजन करता है कि वो प्रमोशन वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करेंगे। 39 राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय फॉलो अप वाले जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बताया जाता है। 39A जो है वो आपको इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड प्रोवाइड करता है। 39 में ग्राम पंचायतों में आपको न्याय मिलने की बात होती है। लेकिन 41 में आपका क्या आ जाता है कि आपको जो कुछ जगह पर आपको एजुकेशन वर्क और असिस्टेंट्स की आपको मदद मिलती है। 42 में आपका मैटरनिटी का आ जाता है असिस्टेंट। 43 में आपका आता है मजदूर लेबर्स का। 43 का उनको ऑर्गेनाइजेशन उनके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिलता है। 44 में आता है कि आपको जो है जो भी आपका मतलब विधि है या उसके समक्ष जो है समान संहिता मिलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलता है। 45 में आपको जो है वो फिर आपका आ जाता है कि आपके जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए। और उसके बाद में 45 के बाद में आपका आता है 46 में आपका आ जाता है कि आपका प्रोविजन किया जाता है किसका, एजुकेशन और इकोनॉमिक वेलफेयर किसके लिए, SC STs के लिए एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 47 जब भी आता है तो आपको न्यूट्रिशन की बात हो जाती है 43 में। और 48 में जो आ जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी आती है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए, क्योंकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है। 48A जो है वो फिर आपका जो है एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट करता है, तो फॉरेस्ट की सेफ गार्डिंग के लिए। फिर 49 यानी स्मारक 49 का आता है, स्मारक की बात आ जाती है। 50 आपका सेपरेशन कर देता है पावर्स का। और 51 आपका जो है इंटरनेशनल पीस और सेफ्टी को बता देता है। इससे बेटर तरीके से मुझे नहीं लगता है कोई भी पढ़ा सकता है, और यह आप पढ़ सकते हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और आप यकीन मानिए आपको यहाँ पर आप
आप एक बार पढ़ करके आप शीशे के सामने बोलिए क्या जाके आपको सभी आर्टिकल्स याद होंगे। और ये आर्टिकल्स याद होना जस्ट ओनली नॉट फॉर एसएससी, ये आपको कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट करेगा ये आप खुद ही महसूस कीजिए। ठीक है, तो सॉरी आज की ऑनलाइन क्लास लाइव जो क्लासेस होती हैं वो हमारी नहीं होंगी, बट हमें पता है कि थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उन प्रॉब्लम्स को सही कर लेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। और इस मूवी के जो सभी कलाकार थे वो थे तो वास्तविक, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे साथ नहीं है, नहीं तो और भी कितने अच्छे से उन्होंने दिमाग लगा के किस तरीके से चीजें बनाई हैं कि हम लोग उसमें से और कुछ निकाल लेते हैं कि उनको एक सीक्वेंस में फिट कर लेते हैं। तो इससे बड़ी आवाज क्या हो सकती है। ठीक है, और जितना भी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और मैं आपकी इंग्लिश के क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पा रही तो क्या बोल सकती हूँ मैं, सॉरी, क्योंकि चीजें साथ नहीं दे रही हैं। पर मुझे पता है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि आप मेरी छोटी सी क्लास में बच्चे 50, लेकिन 50 के 50 बच्चे हैं बड़े खास। इस वीडियो को एकदम फैला दीजिए और सबको दिखाइए कि पढ़ाई होती कैसे है, कैसे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट जगाया जा सकता है। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और फिर मिलते हैं कल भी क्लास में। तो अभी तब तक ऑफलाइन क्लासेस ही आती रहेंगी, ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।